जब भी हम लिमिट या सीमा शब्द सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक ठोस दीवार, है ना? बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि बस इसके आगे और नहीं जाया जा सकता। हाँ, लेकिन आज के इस एनालिसिस के लिए जो सोर्सेज मैंने देखे हैं 23 मई 2026 के करंट अफेयर्स के, उन्हें देखकर तो लगता है कि ये दीवारें सिर्फ एक भ्रम है। सही कह रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि इंसानी जज्बे ने इन सीमाओं को बस एक सुझाव मान लिया है, कोई कड़ा नियम नहीं। एकदम सही कहा। तो आज का हमारा मिशन इसी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को डिकोड करना है, चाहे वो सीमाएं भौतिक हों, सामरिक हों या फिर आर्थिक हों। और दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ रहे हैं, हम शायद प्रगति की एक पूरी नई परिभाषा लिख रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। शुरुआत करते हैं इंसान की उस अकल्पनीय जिद से जो हार मानना जानती ही नहीं है। कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है। 32 बार, मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक इंसान 32 बार चढ़ रहा है। अरे वाह, ये तो बस शुरुआत है। दूसरी तरफ खेलों की दुनिया में देखिए, ईस्ट बंगाल एफसी ने 22 साल का अपना लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। हाँ, पहली बार ISL 2026 का खिताब जीता है उन्होंने। बिल्कुल। तो एक तरफ 22 साल तक एक ट्रॉफी का इंतजार करना और दूसरी तरफ 32 बार एक पहाड़ पर चढ़ना, ये दोनों ही चीजें इंसान की जिद और धैर्य की मिसाल है। और यही धैर्य जब हम प्रकृति में देखते हैं ना, तो वहां की टाइमलाइन तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। वो कैसे? मतलब आप प्रोजेक्ट चीता की बात कर रहे हैं क्या? जी, भारत के प्रोजेक्ट चीता ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर छुआ है। अब देश में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 33 शावक तो यहीं भारत में जन्मे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में एक नया डायनासोर खोजा गया है, नागा टिटान चाइपुमेंसिस नाम का एक विशालकाय डायनासोर। तो मतलब एक तरफ हम विलुप्त हो चुके चीतों को वापस ला रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों साल पुराने डायनासोर के अवशेष खोज रहे हैं। ये हमें क्या संकेत देता है? ये हमें प्रकृति के लचीलापन के बारे में बताता है। डायनासोर का मिलना ये दिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी हमेशा के लिए गायब नहीं होता। और प्रोजेक्ट चीता या फिर दिल्ली में जो वामन वन नाम का इंटरैक्टिव बायोडायवर्सिटी स्पेस प्रस्तावित है, वामन वन, हाँ, ये सब साबित करते हैं कि हम अब सिर्फ प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके खोए हुए संतुलन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रकृति के इस संतुलन को वापस लाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, जो हमें आज के एक थोड़ी कठोर आर्थिक सच्चाई की तरफ ले जाता है। आप इकरा के उस जीडीपी अनुमान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इंडिया ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया है। ये एक अहम डेटा पॉइंट है। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि इसके बावजूद सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। अगर अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है तो वेलफेयर पर इतना खर्च क्यों? मैं समझाता हूँ। दरअसल जब जीडीपी की रफ्तार कम होती है तो अर्थव्यवस्था को निचले स्तर से पुश करने की जरूरत होती है। आय सीमा बढ़ाने से लाखों नए लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, तो उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। बिल्कुल, और वो पैसा सीधे लोकल मार्केट में जाएगा। इसे बॉटम अप स्टिमुलस कहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में एक उछाल पैदा होता है। समझ गई। तो ये कोई खैरात नहीं है, ये एक तरह का टूल है। लेकिन फिर एक और चीज है, इसी गिरते जीडीपी अनुमान के बीच चेनाब नदी पर 2600 करोड़ रुपए के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिल गई है। हाँ, और रक्षा क्षेत्र में तो काफी बड़े निवेश हो रहे हैं। वही तो, 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले सूर्यास्त्र रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। भारतीय नौसेना के लिए INS संघमित्रा लॉन्च किया गया है। और सेना और नौसेना के बीच समन्वय के लिए एक नया MOA भी साइन हुआ है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रूस ने भी अपनी RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट किया है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था धीमी है और दूसरी तरफ डिफेंस में इतना पैसा लग रहा है। देखिए, सामरिक सुरक्षा किसी भी देश का एक बेसिक इंश्योरेंस होती है। रूस के टेस्ट से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर रणनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि 1/3 की जीडीपी कम है। सही बात है। ये भविष्य की सुरक्षा के लिए आज का निवेश है, एक कैलकुलेटेड रिस्क, और शायद इसी रिस्क लेने की क्षमता का नतीजा है कि वैश्विक स्तर पर हमारे वैज्ञानिक और कलाकार इतना नाम कमा रहे हैं। जैसे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का रॉयल सोसाइटी की फेलो चुना जाना। बिल्कुल। और कांथा कढ़ाई के लिए कलाकार
तृप्ति मुखर्जी को पद्मश्री मिलना। साहित्य में ताइवान ट्रैवलॉग ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है। ये भी तो बौद्धिक सीमाओं को पार करना ही है। हाँ, और आर्थिक इनोवेशन की बात करें तो NCDEX ने तो भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है, रेन मुंबई नाम से। और जेनेटिक बीमारियों के लिए उम्मीद प्रोग्राम भी शुरू हुआ है। पर ये जो रेन मुंबई है ना, ये मुझे मौसम के साथ फाइनेंशियल शतरंज खेलने जैसा लगा। मतलब क्या हम अब बारिश के शेयरों में पैसा लगाएंगे? ये थोड़ा अलग काम करता है। मान लीजिए कोई इवेंट कंपनी है या किसान है जिनका बिजनेस इस बात पर निर्भर है कि मुंबई में बारिश कैसी होगी। तो रेन मुंबई उन्हें मौसम के इस जोखिम को ट्रेड करने की सुविधा देता है। अगर बेमौसम बारिश से उनका नुकसान होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एक तरह का वित्तीय कवर देता है। अरे वाह, मतलब हम प्रकृति के अनिश्चित बर्ताव को भी एक आर्थिक मॉडल में बांध रहे हैं। बिल्कुल, हम जोखिम का भी प्रबंधन कर रहे हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही लगता है कि चाहे एवरेस्ट की चोटी हो या फिर अर्थव्यवस्था, इंसान लगातार उन दीवारों को धक्का देकर आगे बढ़ रहा है। सही कहा। उम्मीद प्रोग्राम से हम डीएनए के राज खोल हैं और रेन मुंबई से बारिश के जोखिम को रुपए पैसे में तौल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जाते जाते एक सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। आज हमने देखा कि हम मौसम को ट्रेड करने और जेनेटिक्स को डिकोड करने तक पहुंच गए हैं। तो भविष्य में हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? प्रकृति पर पूरी तरह से जीत हासिल करना, या फिर ये सीखना कि हमारी जो ये बेतहाशा तकनीकी तरक्की है उसके साथ प्रकृति का तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये सोचने वाली बात है।